बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 जून और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन रखेंगे, जहां पर पहले तो जंग जारी थी, लेकिन अब फायरबंदी मतलब कि सीज फायर जारी है। सीज फायर हो चुकी है, दूसरे लफ्जों में जंग बंद हो चुकी है, लेकिन बंद होते होते भी ईरान ने आखिरी कुछ ऐसे हमले किए जिसने सबको हैरान कर दिया। चारों फरीक जो हैं वो इस वक्त जंग बंदी के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐलान कर चुके हैं। सबसे पहले सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान आया था, जाहिर है कतर इसमें शामिल था। दूसरा फरीक या सालिस कह लें, फरीक भी बनता है क्योंकि उस पर भी हमला हो गया था, और इसराइल ने भी, जाहिर है सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था तो वो भी ऑन बोर्ड थे। ईरान ने शुरू में इसके ऊपर किसी किस्म का ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन अब हमारे पास इतलात हैं कि ईरान ने भी ऑफिशियल जो सीज फायर है उसको रिकग्नाइज कर लिया है। लेकिन सीज फायर का तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा अब तक खबरों का कि सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जो हमने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखा दिया था। जब हम व्लॉग कर रहे थे तो ये ट्वीट आ चुका था, लेकिन उस वक्त तक ये पता नहीं था कि ये जो पोस्ट है उनकी सोशल मीडिया, इसके ऊपर कितना अमल होगा, ईरान ऑन बोर्ड होगा नहीं होगा, इसराइल होगा नहीं होगा, इस पर अमल किया जाएगा या नहीं। और इसके अलावा उस सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा हमारे पास कुछ और इतलात थी भी नहीं। अब हमारे पास इतलात आ चुकी हैं। वो जो सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिसपे उन्होंने ये कहा था कि हतमी जो जंगबंदी है उसका ऐलान उन्होंने कर दिया था, स्केड्यूल भी बताया था कि एन इतने घंटों के बाद वो जंगबंदी शुरू होगी, और पहले कौन जंगबंदी करेगा, बाद में कौन करेगा, और ये किस तरीके से इफेक्टिव होगी। अब आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि जंगबंदी किस तरीके से करवाई गई और सब कुछ क्या हुआ। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि 11 दिन की ये जंग थी, और सदर ट्रंप ने इसे 12 दिन कहा, लेकिन ये इफेक्टिवली 11 दिन की जंग रही। इसमें अगर इसराइल का अगर जो इसमें जो नुकसान है उसको देखें तो 31 इसमें उनकी हलाकतें हुई हैं, 1300 से ज़्यादा उनके ज़ख्मी हुए हैं, 18 तकरीबन उनके जो हैं वो नाजुक या शदीद ज़ख्मी हैं, तो 1300 उनके वुंडेड हैं, और 31 जो है वो उनकी किलिंग्स है, उनकी हलाकतें हैं। उसके साथ माली नुकसान इसराइल में बहुत हुआ है। माली नुकसान उनका कोई 1.5 अरब डॉलर का कम अज़ कम जो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक तखमीना है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि ईरान के जो मिसाइल थे वो इतनी इफेक्टिवनेस के साथ उनके तमाम मीन रास्ते में जो अमेरिका का और इसराइल का पूरा सिस्टम था, जॉर्डन हो, इराक हो, उन तमाम जगहों से गुजरते हुए फिर इसराइल के भी जो 4 डोम्स थे या उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन सबको भी वो मात देकर ईरानी मिसाइल पहली दफ़ा इस इफेक्टिवनेस के साथ इसराइल की ज़मीन पर गिरे। उन्होंने ना सिर्फ उनके GHQ को हिट किया, उनकी एक लैब को हिट किया जहां पर टेक्नोलॉजी बना रहे थे, ड्रोन्स बना रहे थे, उनके एक बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन या बिजली घर को हिट किया। उसके अलावा भी मुतद्दद उनकी अहम इमारतों को उन्होंने हिट किया। तो जो इफेक्टिवनेस थी ईरान के मिसाइलों की वो वाकई टेस्ट हुई, और शायद इसराइल भी ना समझ रहा हो कैसा हो, और वहां की आवाम में पैनिक मचा। हजारों लोग इसराइल छोड़कर रातों रात निकल गए जब ये मिसाइल आना शुरू हुए। जैसे ही पहली फुर्सत में उनको जगह मिली एयरपोर्ट्स के ऊपर, खूब रश रहा। इसराइली सिटीजन जो है वो वहां से निकलना चाहते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जिनके पास दूसरे मुल्कों की भी शहरियत है। याद कीजिए कि इसराइल क्योंकि बना ही ऐसे था कि ये तमाम लोग दूसरे मुल्कों में रहते थे, फिर इनको लाकर यहां पर आबाद किया गया था, और आर्गुमेंट ये था कि ये इनका पुराना वतन है और यहां पर इनको रहने की इजाजत दी जाए। क्योंकि इन्हें कहीं से लाकर आबाद किया गया था तो इनके पास उन तमाम मुल्कों की शहरियत है। अगर उस वक्त किसी ने वो शहरियत नहीं भी ली या रिटेन नहीं भी की तो उनकी औलादों ने बाद में जाके उन मुल्कों के अंदर क्लेम कर ली। तो इस तरह से इसराइल के बहुत बड़ा नंबर उनके शहरियों का ऐसा है जिनके पास कई और मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, शहरियत है, इसलिए जैसे ही ये मामला होता है वो निकल जाते हैं। ईरान के पास या पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास ऐसे जाहिर है इतनी बड़ी परसेंटेज जो है वो लोगों की नहीं होती। जाहिर है हमारे यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ ये परसेंटेज 5% होगी तो इसराइल में शायद ये परसेंटेज 40%, 50% ऐसे शहरियों की होगी जिनके पास किसी और मुल्क का, शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि उस तमाम लोग कहीं और से लाके बसाए गए थे, तो उन सबके पास किसी ना किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी है। इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद में इसराइली शहरी जो हैं वो छोड़ चुके थे। बहुत ज्यादा उनको पैनिक भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिसाइल जो हैं वो उन तक आ पहुंचेंगे। उनको ये उन्होंने तो वीडियो गेम की तरह ही जंग को देख रखा था गजा में और दूसरी जगहों पर, उनको ये मालूम ही नहीं था कि मिसाइल उन पर भी आके गिरेंगे। फिर आखिरी दिनों में तो कुछ ऐसे काम हुए जैसे हाइफा में बगैर सायरन बजे, मीन चले उसको इंटरसेप्ट तो क्या करना, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इवन सायरन तक ना बजा सके, उनके सिस्टम्स बता ना सके कि मिसाइल आ रहा है, और वो मिसाइल हाइफा में आके गिरे बगैर सायरन बजने के। तो लोग पैनिक कर गए थे, परेशान थे, और वो उनको जो शेल्टर बनाए हुए थे, अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए थे, उनमें रहना पड़ता था, और लोग शदीद इस्तराब और परेशानी में थे और इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते थे डेफिनेटली। तो माली नुकसान भी हुआ है। शहरियों ने 40,000 से ज्यादा, जी हाँ, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट को क्लेम्स किए अपने नुकसान के। किसी ने गाड़ी का, किसी ने घर का, किसी ने काम के खर्च का। 40,000 से ज्यादा क्लेम्स जो हैं वो इंश्योरेंस या गवर्नमेंट के साथ फाइल किए हैं डिफरेंट शहरियों ने। अच्छा, अब आते हैं जरा ये जो जंगबंदी कैसे हुई। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को रिक्वेस्ट की, अमीर कतर ने फिर इसमें पढ़ के दूसरे दोस्तों के थ्रू ईरान के साथ, और जो खुसूसी इल्ची हैं, स्टीव गालबन उनका नाम है, उनको बीच में शामिल किया गया, और अमीर कतर ने फिर ईरान के साथ पहले बात की, फिर इसराइल के साथ अमेरिका ने तो पहले से की हुई थी, और ये जो डील है ये हो सकी। अब ये हमारा मेरा तजिया है, मैं इसके ऊपर मेरे पास कोई खबर नहीं, मेरा तजिया ये है कि जो मेरा ख्याल डील हुई उसका हिस्सा था कि हम अमरीकी बेस के ऊपर मिसाइल मारेंगे, क्योंकि वो जितने प्यार वाले मिसाइल थे जो कोई भी नहीं लगा, ईरान के मिसाइल कहाँ से इफेक्टिव हैं, और वो ऐसे मिसाइल थे जिनको सदर ट्रंप ने वेलकम किया। आप सोचें कि ईरान अमेरिका की एयर बेस के ऊपर हमला करे और अमेरिका उसे वेलकम करे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो ऐसा था जैसे प्रेम पत्र लिख रहा है ईरान, वो लग रहा है कि वो भी, ये मेरा तजिया है अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मिसाइल थे जो आखिर पर ईरान ने दागे थे इनके अंदर कोई सच्चाई थी, या ये वाकई ऐसे मिसाइल थे कि जो हकीकतन दागे गए थे। मेरे ख्याल में ये उसी डील का हिस्सा था। जब ईरान ने डील की, मुज़ाकरात की कतर के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो एटमी प्लांट्स हैं उन पर हमला किया था, हमने अमेरिका पर वापस जवाब देना है, और उन्होंने फिर वो 19 मिसाइल दागे जिनमें से 18 गिरा लिए गए और
और एक ज़मीन पर गिरा जिसने कोई तबाही नहीं की, क्योंकि वो किसी ऐसी रेगिस्तान या किसी और जगह पर जाके वो मिसाइल गिरा। आप गौर कीजिए कि कतर उस पर एक किस्म का, क्योंकि एयरबेस कतर के अंदर थी, कतर ने ही सालसी करवाई और कतर पर ही ईरान ने जो है वो मिसाइल मारा। हालांकि अमेरिका के कई और उनकी जाहिर है इराक के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं, समंदर के अंदर भी उनके बैरी बेड़े खड़े हैं। तो अगर ईरान ने हमला करना था कई और जगहों पर, लेकिन कतर जो सालिस था उसी की ज़मीन पर जो है वो मिसाइल दागे गए। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो एक तो ये वाज़ेह हो गया इससे कम से कम मुझे कि ये इसी डील का एक हिस्सा था और डील उससे पहले हो चुकी थी। उस डील को सील करने के लिए ईरान ने अपने आखिरी मिसाइल दागे। लेकिन एक काम ईरान ने किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब जब जो जंगबंदी थी उसका स्केड्यूल आया तो सदर ट्रंप ने बताया कि 6 घंटे बाद शुरू होगी, पहले फलां करेगा, बाद में। तो जब ईरान का वक्त शुरू होना था उससे जरा पहले उन्होंने, आप ये समझ लें कि उन्होंने एक किस्म की ऐसी कैलकुलेशन की हुई थी कि उनके मिसाइल जब लैंड करें तो बस टाइम खत्म हो जाए। लाइक इतना पहले छोड़ें कि वो मिसाइल जाकर जमीन पर लैंड कर जाएं जंगबंदी से पहले, और उसके बाद इसराइल के पास वक्त ना हो कि वो वापस मिसाइल मारे, क्योंकि जंगबंदी की वो डेडलाइन शुरू हो जाएगी। तो आखिरी मौके पर ईरान ने 11 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए इसराइल के ऊपर। ये मिसाइल जो थे ये खासा एक सरप्राइज था इसराइल के लिए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इन मिसाइलों से उनके 5 अफराद हलाक हुए और बेशुमार जख्मी हुए और नुकसान भी हुआ। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जंगबंदी सबने सोच रही थी कि जंगबंदी है, लेकिन जैसे ये मिसाइल लैंड किए, इन्होंने स्ट्राइक किया और उसके आधे मिनट बाद जंगबंदी का वक्त जो है वो शुरू हो गया। तो अब उसके बाद इसराइल भी फायर नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। और जैसे ही इन मिसाइलों ने लैंड किया, जंगबंदी का वक्त शुरू हुआ, तो ईरान ने भी जंगबंदी को बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज कर लिया। उससे पहले उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी कि जंगबंदी का कोई भी मुआहदा उनका हुआ है। तो ये सारा तो बैकग्राउंड है जो हमने आपको बताना था। ये 11 मिसाइल उन्होंने जो है, ये बीर शेबा जगह है इसराइल की, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं तो, वहां पर जाकर ये गिरे हैं। तो ये इसकी सारा बैकग्राउंड है कि किस तरीके से ये कतर ने सालसी की, ये सब कुछ क्या हुआ। सदर ट्रंप ने बहरहाल अब आखिरी बयान ये दिया है कि भाई अब कोई मजीद इस जंगबंदी को जो है वो खत्म ना करे, इसकी वायलेशन ना करे, और अगर करेगा तो फिर जाहिर है उसको नुकसान होगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब सीज फायर जो है वो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए या उसको मेंटेन किया जाए। अब इसकी ये तो हिस्ट्री डिसाइड करेगी, इसमें कौन जीता कौन हारा। कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। पासदाराने इनकलाब के जो मशीर है ईरान में, उन्होंने कहा कि हमारी जौहरी तनसीबात हमले में तबाह नहीं हुई, मामूली नुकसान हुआ है। फर्दो साइट जो मुकम्मल तबाह करने के अमरीकी दावे हैं ये बिल्कुल गलत है, हमारी फर्दो साइट बिल्कुल अपनी जगह पर है। उसके साथ ही ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इसराइल सुबह 4 बजे तक हमले रोक देगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये पहले था, ये बयान पुराना है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने आखिरी मिसाइल जो है वो लॉन्च करने के बाद कहा कि मुआहदा हुआ है, उससे पहले मान नहीं रहे थे। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अमरीकी ओहदेदार ने की है। उन्होंने कहा है कि इन्हें ईरान के जो 400, कभी ये 5500 कहते हैं, कभी 400 किलो कहते हैं, 60% जो यूरेनियम है उसका उन्हें नहीं पता कि ईरान ने कहाँ छुपाया। अच्छा, अब ईरान के पास यूरेनियम तो जाहिर है था, वो तो ईरान खुद भी मानता है, और कहीं भी जो ताबकारी है उसका अखराज नहीं हुआ, और हमले भी उनकी एटमी सेंटर्स पर हुए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना यूरेनियम जो है वो वहाँ से पहले ही मूव कर लिया हुआ था। अब ये इस तमाम चीज़ में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बिल्कुल नीचे गई हैं, और अच्छी तरह से नीचे गई हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई थी कि खित्ते में जंग लग गई है। जाहिर है जो हमने आपको बताया था कि जो आबनाए हरमुज था वो भी बंद करने का ईरान ने कहा था कि हम शायद बंद कर दें। अभी तक 3 बड़े तेल के जो जहाज़ हैं वो जो गुजरना चाह रहे थे आबनाए हरमुज में से, वो खुद ही वापस चले गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हमें कोई कहीं स्ट्राइक ना कर दे। अब जाहिर है वो दोबारा वहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि अब तो जंगबंदी होगी है, तो आबनाए हरमुज भी बंद नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर 3 बड़े जो बहरी जहाज़ थे वो भी वापस चले गए। अब जरा आगे चलते हैं। आगे आपको ये बता दें कि जो एयर स्पेस है, मसलन आपको बताया था कि जो कतर एयरवेज की फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी, वो रिस्टोर हो गई। कतर एयरवेज की फ़्लाइट्स अब दोबारा मामूल के मुताबिक चलेंगी। लेकिन जाहिर है जो ये 1-1.5 दिन का उनका बीच में तौतल आया है उसको वो अब हैंडल करेंगे। इसी तरह एमिरेट्स, इसी तरह इतिहाद, इसी तरह इस पूरे रीजन के अंदर कुवैत और दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं, इवन PIA भी, उन सब ने अपनी अपनी फ़्लाइट्स, टर्किश एयर ने भी अपनी, इन तमाम मुल्कों के अंदर, सऊदी एयर, इन सब ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया था। अब उनको रिस्टोर कर दिया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेजर रेस्टोरेशन हो गई है। जाहिर है कुछ ना कुछ फ़्लाइट्स अभी या कुछ मुल्क और अभी थोड़ी देर तक शायद रिस्टोर करें, लेकिन इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तो मेजर एयर स्पेस की रेस्टोरेशन हो गई है। फ्लाइट्स अब मामूल के मुताबिक चलेंगे। कतर में मामला इस वक्त मामूल के मुताबिक है, एक्सेप्ट कि उनके जाहिर एयरपोर्ट पर रश है, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसको वो हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फ्लाइट्स आ और जा रही हैं, वहां पर कोई मसला नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हमने आपके सामने एयर स्पेस की बात भी रख दी, हमने आपको ये भी बता दिया कि सालसी कैसे हुई, जंगबंदी जो हुई वो भी बता दिया, आखिर पर जो ईरान ने हमले किए वो भी बता दिया, और मैंने फिर से कंक्लूड यही किया कि अब कौन जीता कौन हारा ये तो तारीख फैसला करेगी। अगर ईरान को बहरहाल एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया थी, दूसरी तरफ ईरान अकेला था, और मेरे ख्याल में ये जंगबंदी होकर ईरान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ईरान के लिए विन विन है। ईरान की कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके से सुबकी भी नहीं हुई, कोई वॉक ओवर भी नहीं मिला, और जाहिर है टेक्नोलॉजी में वो पीछे हैं और उनके पास कोई एटॉमिक पावर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को जाहिर है इसमें विन विन मिला। हमें इसमें हमने अपने मुंह पर कालक मली खामखा में जो हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, एंड इन दिनों में फॉर एग्जांपल अभी कर देते, अभी कर देते जंगबंदी के बाद, तो शायद लोग जख्मी ना होते, इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड ना करते। तो हमने जो एन उस वक्त जब अमेरिका हमला करने वाला था, हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया, अमेरिका ने जो है वो हमला कर दिया। तो हमारी जो वहाँ पर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की रिसीविंग होनी थी, जश्न होना था, वो सारे का सारा तबाह हो गया। बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हमारे लोगों से हुई। लेकिन फिर एक प्लान अल्लाह करवाता है, एक बंदा करता है, और एक अल्लाह का प्लान होता है, और वो अल्लाह फिर बंदे से करवाता है, और उसको बाद में समझ आती है कि मेरे से क्या हुआ। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सीधा चलते हैं इसके बाद हम गुजरांवाला, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई। गुजरांवाला में DHA गुजरांवाला ने बद्दो की
के इलाके पर कब्जा कर लिया है, देहातियों पर तशद्दुद किया है, उनकी ज़मीनें डिप्टी कमिश्नर रेट पर ज़बरदस्ती ले ली हैं और जिसके खिलाफ अब लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि डीएचए हर जगह माशाल्लाह फलता फूलता है, ऐसे फलता फूलता है जैसे इसको स्टीरॉइड्स दिए हों किसी ने। ऐसे तो फार्मी किस्म का आम का दरख्त लगाएं तो वो नहीं फलता फूलता। और वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमी की बेसिक्स है ना, उसको हम फॉलो नहीं करते। डीएचए जो है वो जब कहता है कि मैंने इस तरफ को फैलना है, ये आप हैरान होंगे, आप में से जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनको कईयों को यकीन नहीं आएगा जो मैं बताने लगा हूं, लेकिन क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट में रहा हूं इसलिए आपको बता सकता हूं कि होता क्या है। होता यह है कि डीएचए ने अगर फैसला किया है कि लाहौर के या गुजरांवाला के या बहावलपुर के वेस्ट या ईस्ट में हमने डीएचए बनाना, तो शुरू में जाकर थोड़ी सी जमीन खरीदी जाती है, क्योंकि जब यह ऐलान हो जाता है कि यहाँ डीएचए आ रहा है तो लोग समझते हैं उनकी जमीन सोना हो गई है। तो वही जमीन जो पहले 20 लाख रुपए एकड़ होता है, लोग उसका करोड़ 2 करोड़ रुपए मांगना चाहते हैं। उनका हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका हक है मांगना वो, क्योंकि ये बिजनेस का असूल है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी की है और वो जितने की समझता है तो आप उसको वो पैसे अदा करें। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कम से कम यही है। अब क्या होता है कि वो लोग इनको बेचते नहीं। अब डीएचए क्योंकि एक आप ये कहें कि अस्करी इदारा है या उसकी ऑफशूट है, तो इस सिलसिले में वो खुद तो लोगों को मारते कुटते अच्छे नहीं लगेंगे ना, अगवा करते हुए उठाते हुए, तो उन्होंने इसका एक बड़ा ही इनोवेटिव तरीका निकाला है। वो इनोवेटिव तरीका ये है कि वहां पर लोकल गुंडे बदमाशों को या सो कॉल्ड उन्होंने कंपनीज रजिस्टर करा रखी हैं, उनको वो कंपनीज जो है वो आपके लिए जमीन प्रोक्योर करती हैं। अंग्रेजी में बड़े खूबसूरत नाम रखे हुए हैं कि जी हम लैंड प्रोक्योरमेंट का जो है वो आपके लिए काम करेंगे, हम आपके कंसल्टेंट होंगे, और भी बड़े बड़े खूबसूरत इंग्लिश में नाम उन कंपनीज के उन्होंने रखे हुए हैं। होते वो कांटुटे हैं उस इलाके के, उनको फिर डीएचए हायर करता है, उनको बताता है ये पूरा गांव खाली करवाना हमसे, और उनके साथ सौदा करता है गांव का। वो डीएचए से पैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरे गांव की अज्यूम कर लेते हैं, होती तो 100 एकड़ नहीं, कहीं ज्यादा जमीन होती है एक गांव की, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 एकड़ जमीन है और वो लेट्स से कि वो जमीन जो है वो 300 करोड़ की है, तो वो उनको कहते हैं कि ये जमीन जो है ये आपने, ये 100 करोड़ है, ये आपके हैं। अब उन्होंने गांव वालों से आगे जो सौदा करना है वो उन्होंने उसमें आधे पैसे खुद रखेगा वो कंटोटा, आधे गांव वालों को देगा। अब गांव के ज्यादातर लोग तो उनको पैसे चाहिए होंगे, वो लेके खाली कर देंगे। कुछ लोग जो अड़ जाएंगे आखिर पर रह जाएंगे चंद, उनको फिर फेंटा भी लगता है और कई दफा उनके लोग कत्ल भी कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ डीएचए की जमीन के अंदर नहीं हुआ, और भी बहुत सारी सोसाइटीज जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके अंदर माजी में भी हो चुका और अभी भी होता है कि जब वो जमीन जबरदस्ती एक्वायर की जाती है, कोई कहता है मैंने नहीं बेचनी। फॉर एग्जाम्पल उस गांव में 90 एकड़ या 80 एकड़ आपको मिल गए, किसी एक बंदे के पास 10 एकड़ है, वो नहीं बेचना चाह रहा, फिर उससे जबरदस्ती वो जमीन खाली करवानी है और भले उसमें फिर कत्ल करना पड़ जाए वो भी कर देना। अब ये सब कुछ डीएचए खुद तो नहीं कर रहा जाके, ये उनका वो जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है अंग्रेजी में और कंटोटा है पंजाबी में, वो उनके लिए कर रहा है और वो उसको पैसे दे रहे हैं। अब आप पूरी दुनिया में देखें तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बहुत ही खूबसूरती से कवर देकर किया जाता है। और इस तरीके से डीएचए हो या और 2-3 जो बड़े या 4 या 10 बड़े ग्रुप्स हैं, वो इस तरीके से आगे फैलते जाते हैं और जमीन जो है एक्वायर होती रहती है। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये अनफॉर्चुनेटली डीएचए गुजरांवाला के अंदर ये सब कुछ हुआ है और वहां पर एहतजाज हो रहा है। जाहिर है उनकी किसने सुननी है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो उनकी कहां से सुनेगी। तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और हम क्या कह सकते हैं। अगली खबर जो है वो इस वक्त केपीके के अंदर जो बजट पास हुआ है उसकी मैंने मुकम्मल रुदाद आपको पिछले व्लॉग में रख दी थी, रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरी पोजीशन आपको वाज़े पता है कि बजट को बगैर इमरान खान साहब से बात किए पास नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर अब वर्कर्स जो है, जो सोशल मीडिया है, वो भरपूर तनकीद कर रहा है। मेरे ख्याल में वो तनकीद सारी जायज़ है। खान साहब से पूछे बगैर ये बजट किसी सूरत, जब उनकी बहनों ने ये बयान कर दिया, ट्वीट कर दिए, और खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी वाज़े बता दिया, स्पीकर केपी ने भी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में सुनवाई भी उनकी बात, वाज़े तौर पर अपने मुंह से भी कह दिया कि जब तक खान साहब नहीं कहेंगे तब तक हम बजट पास नहीं करेंगे। तो उसके बाद बजट पास करना जो है उसकी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद किया गया। बहुत अफसोसनाक काम ये किया गया। खान साहब के अगले इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी उसका इंतजार करेंगे। मैंने बहरहाल जो मेरी जिम्मेदारी थी वो जैसे ही पता चला कि इस बजट को पास करने के लिए ये सब मूवमेंट हो रही है, एंड उस वक्त पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स तो मैं अटेंड नहीं करता, लेकिन उसके अंदर तमाम लीडरशिप को मैंने पूरा एक प्लान बनाकर अपनी तरफ से भेजा, जिसमें मैंने बताया कि आप इमरजेंसी बजट 15 दिन का कर लें या इसको डिले करें, खान साहब से पूछे बगैर बजट पास ना किया जाए। मैं अकेला नहीं था, और भी मसलन आलिया हमजा साहबा ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की, उनका भी बहुत शुक्रिया। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने हमसे ये वादा किया कि दोबारा मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा। और जो मेरी इतलात हैं, सलमान अकरम राजा साहब को भी पता नहीं था कि बजट जो है वो 23 तारीख को ही चुपके से पास कर दिया जाएगा। बजट पास कर लिया गया। अब सारी बाकी तावीलें हैं कि इसमें सप्लीमेंट्री भी है, ये है और वो है। अब इस पर मेरे और आपके बात करने से कुछ हासिल नहीं है, इस पर अब इमरान खान साहब भी बात करेंगे। अफसोसनाक वाकया हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है। अब इस पर इमरान खान साहब ही बातचीत करेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बिलावल जरदारी साहब की खबर है। उन्होंने ये कहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो इंडिया की जंग जीत के गए थे, इसलिए ट्रंप ने उन्हें खाना खिलाया है। तो अब मेरा ख्याल वो बातें तो सबको पता चली गई हैं कि वो प्योरली ईरान से रिलेटेड मीटिंग थी, उसमें और कुछ डिस्कस नहीं था, सब कुछ ईरान से रिलेटेड था। अमेरिका को नहीं पता था ये जंग कितना लंबा चलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी बातें करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात अब जो बिलावल साहब कह रहे हैं, इस बात के अंदर हकीकत इसलिए कोई नहीं है कि अब सबको पता है कि ये सारा कुछ जो है वो असल में हुआ क्यों। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमने वफाकी बजट में वोट नहीं करना, बहुत ऊपर नीचे की धमकियां दी थी। हमने आपको तभी बताया था कि इसी तनख्वाह पर काम करेंगे और वोट देंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम बजट के ऊपर वोट देंगे। ये तमाम लोग देंगे, ये हमेशा करते होते हैं। बजट जो है सीजन होता है पॉलिटिशियंस का भाव ताव करने का
और ये मालपानी भी बनता है इस टाइम के ऊपर, फंड्स भी लिए जाते हैं, ब्लैकमेल भी किया जाता है, अपनी बातें भी बनवाई जाती हैं। ये सीज़न होता है जो पॉलिटिशियंस हैं उनका, और वो मैक्सिमम इसमें से मिल करना चाहते हैं अपना बेनिफिट। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इस बजट के ऊपर जो है वो वोट जो है वो करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आखिरी आपके सामने रखने की, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम की नामजदगी है, नवाज शरीफ के समधी और वजीर खारजा और जाली नायब वज़ीर आज़म, क्योंकि नायब वज़ीर आज़म का ओहदा पाकिस्तान के आइन में है नहीं, इसहाक डार साहब ने बतौर सेनेटर, ये असद तूर साहब की खबर है कि उन्होंने बतौर सेनेटर जो है वो नामजदगी की है, क्योंकि हुकूमत एज सच इसकी नामजदगी नहीं कर सकती, किसी सेनेटर या एमएनए को इसकी नामजदगी करनी पड़ती है। तो उन्होंने बतौर सेनेटर अपने दस्तखतों से बकलम खुद ये नामजदगी भेजी है। अब ईरान इसके बारे में क्या सोचता होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, ये जो सीज़ फायर हुई है ये कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सारी सीज़ फायर की कहानी के ऊपर हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री व्लॉग किया है, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि ये सीज़ फायर टिक सकेगी कि नहीं, क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, सीज़ फायर किसने करवाई, कैसे करवाई, ये सब कुछ कैसे हुआ, इसमें ईरान जीता, अमेरिका जीता, इसराइल जीता, इस सारे मौजू के ऊपर हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री व्लॉग किया है, उसका लिंक आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद करवाना है कि हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्टली हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका भी लिंक आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।